नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, आप लोगों की सेहत अच्छी होगी। अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस देखे हैं, अगर देख रहे हैं और अगर वो पसंद आ रहे हैं तो कृपया उन्हें लाइक करते रहिए और इन चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि भविष्य में भी समय-समय पर आपके सामने समक्ष ज्ञानवर्धक वीडियोस आपके सामने आते रहें। दोस्तों, एक बहुत लोगों ने सवाल पूछा कि एक वीडियो बनाइए, क्वैशिंग के ऊपर वीडियो बनाइए ताकि कुछ जानकारी बढ़े कि किस तरीके से क्वैशिंग होती है। कि क्वैशिंग अगर कोई केस रजिस्टर्ड हो जाता है 498, 406 धाराओं में केस रजिस्टर्ड हो जाता है, तब फिर क्वैशिंग के बारे में कुछ जानकारी के लिए कुछ वीडियो बनाइए। देखिए दोस्तों कि क्वैशिंग के ऊपर ऑलरेडी कई वीडियोस 2-3 वीडियोस बनाए हुए हैं मैंने, लेकिन वो जजमेंट के आधार पे हैं। अगर वो थोड़ा-सा आपको डिफ़िकल्ट लग रहे हैं तो मैंने ये लेमैन पॉइंट ऑफ व्यू से कि कुछ प्रश्न जो हैं वो FAQ जो होता है फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चंस के बेसिस पे कई जो होते हैं महत्वपूर्ण बातें हैं वो समक्ष रखने का प्रयास किया गया है इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, जब 498 केस रजिस्टर्ड हो जाता है तो पहले तो FIR होती है, फिर उसके बाद चार्जशीट फाइल होती है, फिर चार्जेस होती है। अब सवाल उठता है कि क्वैशिंग पर कब जाना चाहिए। क्वैशिंग में कि अगर कोई जो प्रोसीडिंग्स चालू हो रही हैं, क्वैशिंग पहले कहते किसे हैं, पहले इस लेमैन टर्म्स में भी समझा देते हैं कि क्वैशिंग ये है कि कोई भी प्रोसीडिंग्स चल रही हो और उस प्रोसीडिंग्स को रोक दिया जाए या उसे क्वैश कर दिया जाए, मीन्स खत्म कर दिया जाए, तो उसे क्वैशिंग कहा जाता है एक लेमैन टर्म्स में क्वैशिंग का मतलब। अब ये सवाल उठता है कि जो इस FIR जब रजिस्टर्ड हो जाए तब हमें क्वैशिंग पे जाना चाहिए कि चार्जशीट फाइल होने पे और या फिर चार्जेस पे। देखिए अलग-अलग मत हैं इस पे, क्योंकि अगर FIR पे अगर आप क्वैशिंग पे जाते हैं तब फिर कोर्ट और पुलिस का एक बीच में एक डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि अगर कोई कोर्ट्स जनरली क्या होती हैं कि रिलक्टेंट होती हैं पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पे। अगर आप सिंपल FIR रजिस्टर्ड हो जाती है और उस पे FIR को क्वैश करने के लिए हाई कोर्ट में जाते हैं, तब सबसे बड़ा स्टेट के पास एक प्रोविजन रह जाता है कि अभी तो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की है, काफी एविडेंसेस को कलेक्ट करना है, तो पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन में कोई भी कोर्ट जो है बहुत रेयर केसेस में इंटरप्ट करती है। हाँ, अगर FIR जो है कई सालों तक पेंडिंग पड़ी हुई है, तय सीमा तक कोई भी प्रोग्रेस नहीं हुई है और आदमी को लग रहा है कि अब फर्दर इन्वेस्टिगेशन जो है वो उसके लिए वो भी पीसफुली रहना चाहता है और पुलिस ने भी कोई अपनी एविडेंसेस कलेक्ट नहीं किया और जो आगे प्रोसीडिंग्स आगे बढ़ नहीं रही है, तब क्वैशिंग के लिए जाया जा सकता है। तो तब भी कोशिश ये कोर्ट यही कहती है कि आप अपनी इन्वेस्टिगेशन को तय सीमा तक कंप्लीट करो और चार्जशीट फाइल करो। तो FIR जो होती है वो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होती है जो कि जिससे क्रिमिनल लॉ सेट इनटू द मोशन हो जाता है। फिर जब आपके विटनेसेस को जैसे एग्जामिन करती है, उसके स्टेटमेंट्स लेती है, स्टेटमेंट्स लेने के बाद कुछ एविडेंसेस इकट्ठे करती है, तो फिर उस सब डॉक्यूमेंट्स को एक चार्जशीट का रूप में जिसे फाइनल रिपोर्ट कहते हैं, उसे धारा 173 CRPC के तहत वो मजिस्ट्रेट की कोर्ट में फाइल कर देती है। तो चार्जशीट पे अगर जाया जाए तो ज्यादा अच्छा है कंपैरेटिवली अगर FIR पे, क्योंकि चार्जशीट पे क्या है कि पुलिस ने एक फाइनल जो है वो एक रूप दे दिया है जो कंप्लेंट का, तो फिर चार्जशीट पे मींस आगे पुलिस को कोई तफ्तीश की जरूरत नहीं है। तो इसलिए अगर आप चार्जशीट पे अगर क्वैशिंग पे जाते हैं वो सबसे बेहतर रहेगा। और चार्जेस पे भी जा सकते हैं, लेकिन चार्जेस पे ये हो जाता है कि मजिस्ट्रेट साहब अपनी जो माइंड लगा देते हैं कि ये प्राइम फेशियल केस बन रहा है, तो फिर उसके बाद तो एविडेंसेस का ही पार्ट रह जाता है। तो अगर चार्जशीट और चार्जेस के बीच का जो टाइम है वो सबसे अच्छा है जब क्वैशिंग के लिए जाया जाए। और चार्जशीट में अगर जब भी कोर्ट क्वैश करती है, जब भी FIR या चार्जशीट या चार्जेस, तो सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग्स भी है वो भी क्वैश हो जाती है। तो मींस अगर चार्जेस को अगर कोर्ट ने क्वैश कर दिया है, अगर चार्जेस के ऊपर आपने कोई पिटीशन फाइल किया और कोर्ट ने अपनी डिस्क्रिशन में चार्जेस को क्वैश कर दिया, तो जो भी एविडेंसेस रिकॉर्ड होने हैं वो सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग्स कहे जाएंगे, उन प्रोसीडिंग्स को अपने आप ही क्वैश हो जाएगी। सिमिलरली अगर चार्जशीट के ऊपर जाते हैं, वो चार्जशीट पे अगर
माननीय कोर्ट उच्चतम न्यायालय जो है वो अगर क्वैश कर देता है तो चार्जेस भी अपने आप, अगर फ्रेम करने भी होंगे वो भी अपने आप सब्सिक्वेंटली क्वैश हो जाते हैं। तो इसलिए क्या है, जब भी फाइल करने जाएं तो चार्जशीट पे जाएं, अगर चार्जशीट अलॉन्ग विद द सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग्स पे। तो ये तो था क्वैशिंग के ऊपर। अब देखिए, अब कई सवाल उठते हैं, क्योंकि जैसे 498, 406 का केस है या फिर और कोई केस है, सिंपल केस भी कोई होता है, तो उस पर भी अगर आप क्वैशिंग के ऊपर जाते हैं तो पहले किसके पास जा सकते हैं? पहले क्वैशिंग के लिए मान लीजिए अगर जो केस है वो आपका मजिस्ट्रेट कोर्ट में जा रहा है, तो क्या सेशन कोर्ट में पावर है? बिल्कुल नहीं, सेशन कोर्ट में इसकी पावर नहीं है, क्योंकि 482 सीआरपीसी की पावर सिर्फ माननीय हाई कोर्ट के पास है। अब 482 बिल्कुल वैसी है, इनहेरिट पावर्स जिसे कहते हैं, वो है जो वो सिर्फ हाई कोर्ट के पास पावर है। सिविल कोर्ट्स में इस धारा 151 सीपीसी जिसे सिविल प्रोसीजर कोर्ट कहते हैं, उसमें हर कोर्ट के पास पावर होती है, इनहेरिट पावर्स होती है। लेकिन क्रिमिनल प्रोसीजर कोर्ट में सिर्फ जो इनहेरिट पावर्स जो है सिर्फ हाई कोर्ट के पास है, 482 सीआरपीसी के तहत। इसलिए जब भी क्वेश्चन के लिए जाना है तो आपको सिर्फ वहां पे जाना है जहां पे सिर्फ हाई कोर्ट में फाइल कर सकते हैं, इसलिए हाई कोर्ट के अलावा और किसी के पास इसमें पावर नहीं है। तो पहला सवाल तो ये हो गया, हु हैज द पावर टू क्वेश? ओनली हाई कोर्ट हैज, एंड द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज द पावर टू क्वेश द प्रोसीडिंग। हाई सीधा अगर आप सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के अंदर कोई प्रोविजन नहीं है, लेकिन हाई कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर आप जब जाएंगे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, तो अगर हाई कोर्ट के आपके ऑर्डर को अगर मान लीजिए आपके अगेंस्ट दिया और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर ने उसको अलाउ कर दिया, तो फिर हाई कोर्ट का ऑर्डर अपने आप ही मर्ज हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर। सिर्फ हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट के पास ही पावर है क्वेश करने की। अब लिखा है हाउ इट कैन बी क्वेश्ड। अगला क्वेश्चन पूछता है हाउ इट कैन बी क्वेश्ड, कैसे भी किसी भी तरीके से भी क्वेश की जा सकती है? नहीं, इसके लिए एक पूरी पिटीशन फाइल करनी पड़ेगी, 482 सीआरपीसी की होती है, उसमें पिटीशन फाइल करनी पड़ेगी, जो कि वहां पे फाइल होगी, उस हाई कोर्ट में फाइल होगी जिसकी जुरिस्डिक्शन है। मान लीजिए अगर केस आपका महाराष्ट्र में लगा हुआ है, तो आप जो है यूपी की हाई कोर्ट में नहीं फाइल कर सकते हैं केस। सिर्फ जहां जिस पुलिस स्टेशन में, जिस मजिस्ट्रेट कोर्ट में, जिस सेशन कोर्ट में केस पेंडिंग पड़ा हुआ है, उसकी जो जुरिस्डिक्शन जो होती है वो सिर्फ हाई कोर्ट की जो स्टेट है, जिस स्टेट में जो हाई कोर्ट स्थित है, वहां की हाई कोर्ट में आपको केस फाइल करना होगा। हाँ, ये हो सकता है कि बेंचेस अलग अलग होते हैं कई चीजों के, जैसे महाराष्ट्र में जैसे है उसका बॉम्बे एक है हाई कोर्ट है, और उसकी जो बेंच है नागपुर, और एक शहर औरंगाबाद में यहाँ पे उनकी जो है बेंचेस होती हैं। सिमिलरली मध्य प्रदेश है, उसमें भोपाल एक होती है और एक ग्वालियर उनकी बेंच है। सिमिलरली अगर यूपी में है तो एक लखनऊ बेंच है हाई कोर्ट की, एक और जो मेन है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट है। तो इनकी जो बेंच है, बेंच के अंदर जो भी पुलिस स्टेशन आ रहा है, जो भी मजिस्ट्रेट कोर्ट आ रही है, उन्हीं की जुरिस्डिक्शन में आपको 482 सीआरपीसी की पिटीशन जो है वो डालनी होगी। अगला क्वेश्चन उठता है कि किस मैनर पे फाइल की जा सकती है। तो हाँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, किस मैनर पे, कैसे भी, किस तरीके से क्वेश की जा सकती है, इन व्हाट मैनर इट कैन बी क्वेश्ड। नंबर 1 ये चीज बताई है, कॉम्प्रोमाइज के द्वारा या फिर मेरिट्स के बेसिस पे। कॉम्प्रोमाइज, अब ये क्योंकि दो ही विकल्प बचते हैं जा क्वेश्चन के लिए, मान लीजिए पार्टीज के बीच में कॉम्प्रोमाइज होता है तब क्वेश्चन के लिए जा सकते हैं, या फिर अगर पार्टीज के बीच में कॉम्प्रोमाइज नहीं होता तो फिर कोर्ट जो है वो अपना क्वेश्चन जो है वो मेरिट्स के आधार पे क्वेश करती है। अगला सवाल देखते हैं, चौथा सवाल है हाउ इट कैन बी क्वेश्ड थ्रू कॉम्प्रोमाइज। मीन्स अब ये पूछा गया है कि अगर कॉम्प्रोमाइज हो जाते तो फिर किस तरह से क्वेश होती है। ये किस तरह से होती है कि मान लीजिए दोनों पक्ष हैं, वो कोई सेटलमेंट पे आ जाते हैं, अगर सेटलमेंट आ जाते हैं, मान लीजिए ए और बी दोनों पार्टीज हैं, उन दोनों के बीच में सेटलमेंट हो जाता है, और फिर वो कॉम्प्रोमाइज पिटीशन, उन दोनों को एक ज्वाइंट पिटीशन फाइल करनी होगी माननीय हाई कोर्ट में, और वहां पे एक सेटलमेंट डीड की, जिसके आधार पे आपने वो सेटलमेंट हो गया, उस डीड को एक डॉक्यूमेंट बनाना पड़ेगा, और डॉक्यूमेंट लगा के आपको पिटीशन फाइल करनी होगी। तो जब उसमें क्या होगा, जब केस फाइल हो जाएगा, केस रजिस्टर्ड हो जाएगा, केस लिस्टेड हो जाएगा, लिस्टेड होने के बाद माननीय हाई कोर्ट हेयरिंग करेगी, नोटिस इशू करेगी, या फिर जो एक डेट मुकर्रर करेगी, दोनों पार्टीज को सुनेगी, और जो डॉक्यूमेंट्स देख के फिर वो जो प्रोसीडिंग्स पेंडिंग होगी पुलिस स्टेशन या सबऑर्डिनेट कोर्ट में, उसको क्वैश कर देगी। तो ये तो था कि कॉम्प्रोमाइज का।
कि मान लीजिए अगर दोनों पार्टीज के बीच में कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, जैसे कोई दहेज का केस लग भी जाता है, 498 केस का लग भी जाता है, बीच में कोई पंचायत आ जाती है, जब कोई बुजुर्ग लोग आ जाते हैं, कहते हैं कि आपस में सेटलमेंट कर लो, जब कोई पुलिस ही करा देती है सेटलमेंट या कोई भी करवा देता है, तो अगर दोनों यंग लोग हैं, अगर उनके बीच में बात नहीं बन रही है, तो फिर वो कॉम्प्रोमाइज करके भी क्वैश करा सकते हैं। तो उससे क्या है कि अगर दोबारा रीमैरिज करने में उनको आसानी हो सकेगी, केस पेंडिंग नहीं होगा, तो कॉम्प्रोमाइज करके ही एक सहारा रहता है कि क्वैश कराई जा सकती है। अब ये अगला सवाल उठता है कि अगर पार्टीज के बीच में सेटलमेंट नहीं है, तो क्या एक पार्टी, whether one party husband and his family approach before the court for quashing through compromise, मान लीजिए कोई एक पार्टी है, दोनों के पार्टीज के बीच में केस है, तो बीच में कोई मध्यस्थता नहीं हो पा रही है, अगर वो एक हस्बैंड या फैमिली कोर्ट में जाते हैं, न्यायालय का दरवाजा खटखटाते हैं कि हम इस पिटीशन को क्वैश कराना चाहते हैं, तो क्या कॉम्प्रोमाइज पॉसिबल है? बिल्कुल, हाँ जी, इसके लिए हम यही कहेंगे, हाँ जी बिल्कुल है ये तरीका। इसमें क्या होगा कि हाई कोर्ट पहले अगर आप पिटीशन फाइल करते हैं, आपको लग रहा है कि वो अगली पार्टी कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार है, तो वो आपकी पिटीशन को सुनेगी और फिर पार्टी को नोटिस दे देगी। नोटिस देने के बाद डेट दोनों पार्टी से अगर अपेयर होंगे, फिर मैटर को है उसकी मेडिएशन सेंटर, जो मान लीजिए जो हाई कोर्ट की एक मेडिएशन सेंटर होती है, वहां पर फाइल को भेज देगी। अगर पार्टी एग्री नहीं है, तो फिर कोर्ट जो है, हाई कोर्ट जो है, कंपेल नहीं कर सकती कि आप जो है कॉम्प्रोमाइज कीजिए। यहाँ ये गुंजाइश तभी होती है अगर कोई बीच में मध्यस्थता नहीं हो सकती है और लगे कि मेडिएशन सेंटर में केस को लेकर जाया जाए, वहां कुछ कोई समझौता हो सकता है, तब फिर एक पार्टी जो है वो मतलब हस्बैंड एंड जो उनकी फैमिली है वो एक पिटीशन फाइल कर सकते हैं। उसमें कह सकते हैं, जब एडमिशन के टाइम होती है, तब एडमिशन के टाइम वो कह सकते हैं कि हम जो मैटर को कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं, तो कोर्ट जो है वो आपका सहयोग अगर वो है, कोर्ट आपकी बात को सुनेगी और आपकी स्टेटमेंट के आधार पे अपने ऑर्डर पे लिखवाएगी और नोटिस इशू कर देगी। और फिर अपोजिट पार्टी को उस दिन अपेयर होती है। अगर पार्टी अपेयर हो जाती है और इंटरेस्टेड है कि वो कॉम्प्रोमाइज करने के लिए, तो फिर केस को मेडिएशन में भेज देते हैं। मेडिएशन में 2-3 हेयरिंग्स होंगी, 3-4 हेयरिंग जितनी भी होंगी, वहां पे उस हेयरिंग्स के बाद जो है वो पुट अप कर दी जाएगी और उसके बाद क्वैश कर दी जाएगी। अगर मान लो कुछ समझौता हो पाता है, तो फिर वो कोर्ट के पास फाइल जाएगी। फाइल जाने के बाद भी जो है माननीय हाई कोर्ट है उसको क्वैश कर देगी। अगला क्वेश्चन उठता है कि अगर मेडिएशन फेल हो जाती है, फिर क्या होगा? मान लीजिए कोर्ट ने पिटीशन डाल दी, आपने पिटीशन डाल दी, नोटिस इशू हो गया, पार्टीज अपेयर हो गई, पार्टीज को मेडिएशन सेंटर पे भेज दिया, मेडिएशन जो है वो फेल हो गई है, फिर क्या होगा? फिर इसका जवाब यह है कि हाई कोर्ट जो है, माननीय हाई कोर्ट की जो है वो मेडिएशन की रिपोर्ट लेगी, फिर इन इट्स डिस्क्रिप्शन, अपनी डिस्क्रिप्शन के आधार पे, जुडिशियल जो डिस्क्रिप्शन होती है उसके आधार पे पिटीशन को डिस्पोज करेगी मेरिट्स पे। तो अब ये तो हो गया कॉम्प्रोमाइज का। अब आते हैं मेरिट्स पे। अब ये सवाल पूछते हैं कि स्कोप क्या है मेरिट्स पे प्रोसीडिंग्स को क्वैश करने का। मैं यही देखिए, जो स्कोप है वो बहुत मिनिमल ही होता है, ये मान के चलिए मिनिमल ही होता है, क्योंकि और किस स्टेट में है और वहाँ की कोर्ट क्या अपना डिस्क्रिप्शन यूज करती है, ये भी मैटर मायने रखता है। कई बार कोर्ट यही कहती है कि आप कॉम्प्रोमाइज कीजिए, नहीं तो फिर हमको आपकी जो पिटीशन है वो जो है वो मेरिट्स पे मतलब डिसमिस कर सकते हैं। तो ऐसी जो है माननीय हर कोर्ट की अपनी एक डिस्क्रिप्शन होती है। कोई स्केल नहीं बना है, कोई स्टैंडर्ड नहीं बना हुआ है कि इस स्टैंडर्ड के उस पर एक बंदे की मतलब एक पर्सन की आपने वो मेरिट्स पे डिस्पोज कर दी, तो हमारी भी उसी फैक्ट्स पे मतलब जो आधार पे डिस्पोज कर दो। जब तक क्वेश्चन ऑफ लॉ नहीं बना है, तो कोर्ट अपनी डिस्क्रिप्शन जो है वो यूज कर सकती है। क्वेश्चन ऑफ लॉ जब बन जाए, कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ मान लीजिए कोई कोर्ट डिसाइड कर देती है, मान लीजिए कोई हायर बेंच है जो जैसे हाई कोर्ट की जो डबल बेंच कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ डिसाइड करती है, तो सिंगल बेंच को वो और जो क्वेश्चन ऑफ लॉ है मानना पड़ेगा। सिमिलरली कोई सुप्रीम कोर्ट जो है वो क्वेश्चन ऑफ लॉ डिसाइड कर लेती है, तो सुप्रीम कोर्ट को की जो मतलब जो ऑर्डर है वो हाई कोर्ट को मानना होगा। सिमिलरली जो 5 बेंच की जो है मतलब जजेस हैं, उन्होंने कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ डिसाइड कर दिया है, जैसे राइट टू प्राइवेसी का डिसाइड किया था, आधार केस का डिसाइड किया था, तो वो डबल बेंच को भी वो के जो क्वेश्चन ऑफ लॉ डिसाइड किया गया है वो उनको कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने जो डिसाइड किया है वो क्वेश्चन ऑफ लॉ मानना पड़ेगा। जब तक कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ
डिसाइड नहीं होता है तो फिर कोर्ट जो निर्णय है वो अपनी डिस्क्रिशन पे देती है। अब डिस्क्रिशन जो है वो जुडिशियल डिस्क्रिशन होती है, उसमें भी कुछ इन्फर्मिटी हो सकती है, उसमें भी कोई एरर हो सकती है। आपका राइट बनता है कि आप उसको चैलेंज भी कर सकते हैं आगे माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने, लेकिन जो है कोर्ट जो है वो अपनी डिस्क्रिशन पे ही क्वैश करेगी और अगर डिस्क्रिशन जो है वो जुडिशियली यूज होगा। अब इसमें कंपेल नहीं कर सकते कि एक पर्सन को रिलीफ मिला था तो हमें क्यों नहीं मिला, ऐसा क्योंकि हर केस का जो फैक्ट्स हैं वो अलग अलग होते हैं, तो क्या ग्राउंड है क्या नहीं है तो इसके ऊपर कोई भी कमेंट करना पॉसिबल नहीं है। तो यही क्वेश्चन तो यही है, इसका जवाब यही है कि जो क्वैशिंग की जो प्रोसीडिंग्स है, अगर जो मेडिएशन फेल हो जाता है तो फिर क्वैशिंग की जो स्कोप है वो काफी मिनिमल हो जाता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, what are the grounds in which the scope of the quashing the proceedings are high, in which the scope of the quashing the proceedings are high? scope कौन से grounds होते हैं जिसमें quashing की जो proceeding का scope काफी high होता है? देखिए जैसे मैंने बताया कि जो कोर्ट अपनी जुडिशियल डिस्क्रिशन यूज करती है, स्कोप जो है तभी हाई हो सकता है जब कंप्लेंट में कोई एलिगेशंस, डायरेक्ट एलिगेशंस ना लगी हो। मान लीजिए कंप्लेंट डाली और उसमें कुछ वेग स्टेटमेंट्स लिए, कोई ऐसी जो एलिगेशंस है किसी पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर नहीं लिखी है और पुलिस ने मैकेनिकली नाम जो है चार्जशीट से हटाया नहीं है, तो फिर उन लोगों के लिए, उन फैमिली मेंबर्स के लिए स्कोप जो है क्वेश्चन का काफी हाई होता है। अगर एलिगेशंस अगला दिखा कि बहुत ज्यादा वेग है तो कोई सेटिस्फाई नहीं करता कोई भी ऑफेंस इंग्रेडिएंट्स को, मान लो 406 का केस लगाया, कंप्लेंट में कहीं लिखा ही नहीं है कि कोई हमने डाउरी आर्टिकल इस पर्सन को दिए या उस पर्सन ने लिए, अगर ऐसा कुछ लगाया नहीं, पुलिस ने फिर भी ऐसे मैकेनिकली नाम ऐड कर दिया है तो आप उस चार्ज को भी हटा सकते हैं क्वैशिंग के द्वारा। और सिमिलरली अगर कोई स्टेटमेंट ही बहुत ज्यादा वेग है कि मतलब मेरे ऊपर ध्यान नहीं देते थे, कोई लेडी लिखती है कि मेरे पर ध्यान नहीं देते, मेरे घरों से मिलते ही नहीं थे, तो ये क्रूअल्टी की डेफिनेशन को जो इंग्रेडिएंट्स है वो सेटिस्फाई नहीं करती है उसकी जो कंप्लेंट एलिगेशंस को, तो वो केस भी उस केस भी उपयुक्त है क्वैशिंग के लिए। और फिर कोई अलग फिर कुछ सिबलिंग्स अलग किसी मतलब शहर में रहते हैं या दूसरे देश में रहते हैं तो फिर वो सिबलिंग्स भी अपना जो है क्वेश्चन करा सकते हैं। तो एक और हम ग्राउंड लिख देते हैं, एनी अदर ग्राउंड जो है। एनी अदर ग्राउंड में क्या आएगा कि जैसे मान लीजिए कई बार रिवेंज लेने के लिए भी होता है कि मान लीजिए हस्बैंड ने का डिवोर्स हो गया है और जो है वो वाइफ के साथ सेटल्ड है, सेकंड वाइफ के साथ, और तब फर्स्ट वाइफ को लगता है चलो 498 केस तो लगाया ही नहीं, कई सालों बाद लगा देती है, तो फिर ये भी एक अच्छा जो ग्राउंड है क्वेश्चन का। तो अगले तो फिर किन केसेस में जो है क्वेश्चन नहीं अलाउड, मतलब कोर्ट नहीं करती है क्वेश्चन, अगर जो है डायरेक्ट एलिगेशंस लगी हुई हैं और स्टेटमेंट्स जो है वो कंप्लीटली लग रहा है प्राइम फेशियल केस बन रहा है इस केसेस में, और जो पुलिस ने स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड की हैं उसमें विटनेस डायरेक्टली डिपोज कर रहे हैं उस पर्सन के ऊपर, तो ऐसे केसेस में जो है क्वेश्चन का स्कोप बहुत मिनिमल हो जाता है। और अगर सेम ही हाउस में रह रहे हैं, एक ही घर में रह रहे हैं, तब भी क्वेश्चन का स्कोप बहुत मिनिमल हो जाता है। तो ऐसे केसेस में जो क्वेश्चन जो है बहुत, अब कोर्ट जो है वो अपनी डिस्क्रिशन पे ही यूज करती है कि किस तरह से क्वेश किया जाए। अब अगला सवाल उठता है कि आज 498 406 आईपीसी कैन बी क्वैश ऑन द ग्राउंड्स ऑफ लिमिटेशन। हाँ जी, मैं ये कहूंगा कि 498 का जो केस है उसकी मैक्सिमम सजा 3 साल है, और 468 सीआरपीसी के अंतर्गत जो भी केस 3 साल के बाद फाइल किया जाएगा तो 498 केस को लिमिटेशन के आधार पे क्वैश किया जा, मतलब के आधार पे क्वैश कराया जा सकता है। लेकिन फिर मैं ध्यान से सुनिए, लेकिन जो 406 का जो मैटर है, जो उसमें कहा गया है कि डाउरी आर्टिकल्स जब तक हस्बैंड के पास रहते हैं, ये मैं नहीं कह रहा, ये कई जजमेंट्स आई हुई हैं वो ये बता रही हैं कि ये कंटिन्यूइंग कॉज ऑफ एक्शन होता है। मान लीजिए कोई लेडी एलिगेशंस लगाती है, कहती हैं कि नहीं मेरे डाउरी आर्टिकल्स जो है हस्बैंड की पोजेशन कस्टडी में है, पोजेशन पे है, तो कोर्ट यही कहती है, चाहे वो 7 साल बाद ही क्यों ना लगाया, कोर्ट यही कहती है कि ये जो 406 है ये
कंटिन्यूइंग कॉज ऑफ एक्शन है। जब तक आर्टिकल्स रिटेन किए हुए हैं, वो हस्बैंड की कस्टडी में है, तो ये एक्शन जो है वो कंटिन्यूस इन नेचर है। तो ये लिमिटेशन के आधार पे 406 को क्वैश नहीं कराया जा सकता। ये जुडिशियल जजमेंट्स कह रही हैं। ये अगर इसके लिए आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है तो उसे जरूर देखिए, और इसमें आपको आसानी से लोकेट हो जाएंगी ये जजमेंट्स जो हाई कोर्ट ने लिमिटेशन के आधार पे क्वैश किया था और सुप्रीम कोर्ट ने भी उसे अलाउ किया था, लेकिन 406 के केस में नहीं किया था। तो इसलिए ये मतलब किसी के मतलब जो पीड़ित लोग हैं वही देखिए, क्योंकि अगर कई दूसरे लोगों के हाथ आ जाए तो इसका मिसयूज भी काफी ज्यादा कर सकते हैं। तो इसलिए जो पीड़ित लोग हैं उनके पास ये एक स्कोप बनता है कि आप इन चीजों को इसके ये ग्राउंड्स उठा सकते हैं और अपनी क्वेश्चन के लिए जा सकते हैं। कि अगला क्वेश्चन ये उठता है कि लीगल रेमेडी क्या अवेलेबल होती है जब हाई कोर्ट जो है वो डिसमिस कर दे क्वेश्चन पिटीशन को। बिल्कुल देखिए, डिसमिस कर देती है हाई कोर्ट अगर क्वेश्चन पिटीशन के बाद, तो स्कोप बहुत ही आगे मिनिमल हो चुका होता है, क्योंकि हाई कोर्ट ने ऑलरेडी आपकी मैटर को लेंथ पे सुना होता है। फिर स्कोप अगर चाहे तो आप आगे के लिए ट्राई कर सकते हैं, वो है स्पेशल लीव पिटीशन फाइल करके माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने समक्ष जाके। लेकिन अगर कोई स्ट्रॉन्ग ग्राउंड हो तभी आप उसको फाइल कीजिए, अगर नहीं तो फिर मेजॉरिटी ऑफ जो पिटीशंस है सुप्रीम कोर्ट में डिसमिस हो जाती हैं एट द टाइम ऑफ एडमिशन में। पैसा भी वेस्ट जाएगा और ट्रैवलिंग, अगर दूसरे कहीं जगह रह रहे हैं तो ट्रैवलिंग का भी खर्चा बढ़ेगा, क्योंकि स्पेशली पिटीशन में सुप्रीम कोर्ट बाध्य नहीं है कि आपके लिए कोई डिटेल जो ऑर्डर लिखे। वो सिंपल ये भी लिख सकती है कि वी डोंट फाइंड मेरिट्स इन दी स्पेशली पिटीशन इन दी पिटीशन फाइल्ड अंडर आर्टिकल 136 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हैंस स्पेशली पिटीशन डिसमिस। तो 2 लाइन के ऑर्डर पे भी डिसमिस कर सकती है। तो इसलिए बहुत रेयर केस में अगर हाई कोर्ट ने कोई बहुत ज्यादा ग्रॉस एरर की है माननीय हाई कोर्ट में, तभी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाइए, तभी आप पिटीशन फाइल कीजिए। तो ये था मेरा थोड़ा सा ब्रीफ वीडियो, जो उम्मीद है सारे डाउट्स जो उन लोगों ने वीडियोस के नीचे लिखे थे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कहीं ने इनबॉक्स भी किया था मुझे, तो वो ये सारे डाउट्स हैं ये क्लियर हो गए होंगे। अगर नहीं हुए हैं तो मेरे से इनबॉक्स कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कई सवालों का जवाब देने का। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया से लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि भविष्य में और भी इस प्रकार के ज्ञानवर्धक वीडियोस आपके समक्ष आते रहें। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।